हेलो वेलकम बैक टू चैतन्याज एजुकेशन। मैं हूं मंत्री श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं द कंप्लीट सीएच एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स। ये हमारे द कंप्लीट सीएच एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स का 7th मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं मेलवेयर थ्रेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेलवेयर क्या होता है। मेलवेयर का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो किसी भी सिस्टम को डैमेज, डिसेबल, करप्ट कर सकता है एंड जो भी उसका ओनर या अटैकर है उसको लिमिटेड या फुल एक्सेस दे सकता है आपके सिस्टम की या विक्टिम के सिस्टम की। तो मेलवेयर्स कितने तरह के होते हैं या कुछ मेलवेयर के एग्जांपल्स देखते हैं। ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर, रूटकिट, रैंसमवेयर, एडवेयर, वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, बॉटनेट, क्रिप्टर। आगे इन सबको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। फिर भाई कितने तरीके से मेलवेयर किसी सिस्टम में जा सकता है। सबसे पहले तो भाई इंस्टेंट मैसेंजर, IM एप्लीकेशन के थ्रू, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के थ्रू। फिर इंटरनेट रिले चैट्स जो ऑनलाइन चैटिंग एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं आप, स्नैपचैट वगैरह, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू भी जा सकता है। फिर रिमूवेबल डिवाइसेस, CD, DVD, पेन ड्राइव, माइक्रो SD कार्ड, अलग अलग इन डिवाइसेस से भी जा सकता है। फिर अटैचमेंट, ईमेल में अटैचमेंट लगा के भेज दिया, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हिडन फाइल में भेज दिया। स्टेगनोग्राफी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी थी। ब्राउज़र में कोई बग है, ईमेल सॉफ्टवेयर में बग है, उसके थ्रू भेजा जा सकता है। नेट बायोस में फाइल शेयरिंग के थ्रू भेजा जा सकता है जो कि लोकल नेटवर्क पर हो सकता है। फेक प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा मैलिशियस कोड था वो था trojan.exe, लेकिन मैंने उसका नाम चेंज कर दिया chess.exe एंड चेस का आइकन लगा दिया, तो आप उसको चेस समझ के इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन वो एक्चुअली में एक ट्रोजन होगा। फिर अनट्रस्टेड साइट से जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, जो भी प्रेड और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का फ्री में डाउनलोड करते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जितने भी आप गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट सेवर, स्क्रीन सेवर्स, इन सब से भी वायरस एंड वॉर्म्स आ सकते हैं सिस्टम में। फिर वही कॉमन टेक्निक्स जो वेब पेजेस, यानी कि जो भी आप वेब पेजेस वगैरह से डाउनलोड कर लेते हैं मेलवेयर, वो कैसे आता है उसका सबसे पहला तरीका है भाई ब्लैक हैट SEO। SEO के बारे में आपने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होता है। लेकिन ब्लैक हैट SEO ज़्यादातर या तो हैकर्स यूज़ करते हैं या फिर इसका यूज़ किया जा सकता है किसी भी वेबसाइट को एक अचानक से बूस्ट एंड अचानक से फर्स्ट रैंक पर पहुँचाने के लिए। लेकिन ब्लैक हैट SEO बाद में बेकार हो जाता है, क्योंकि गूगल जो भी ब्लैक हैट SEO के थ्रू जो भी वेबसाइट को रैंक करती है उसको बाद में वो डाउन कर देती है। फिर आता है भाई मेलवर्टाइजिंग। जैसे एडवर्टाइजिंग की जाती है किसी भी वेब पेज की, वैसे ही मेडवर्टाइजिंग भी की जा सकती है या मेलवर्टाइजिंग भी की जा सकती है। यानी कि एक मैलिशियस वेब पेज तैयार किया गया जिसमें कोई भी सोर्स कोड वगैरह या कोई भी मैलिशियस कोड डाल दिया गया एंड उसके ही कोड्स के ऐड चला दिए गए या उस स्पेशल पेज के ऐड चला दिए गए गूगल पर। एंड क्योंकि ऐड चले हैं तो भाई उस पर लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे, तो जैसे ही लोग उस पर क्लिक करेंगे वो सिस्टम या जो भी सॉफ्टवेयर था वो डाउनलोड हो जाएगा एंड अगर आपने उसको रन कर दिया तो आपके सिस्टम की एक्सेस या जो भी पर्पज़ होगा उस सॉफ्टवेयर का वो परफॉर्म हो जाएगा। फिर वही जो ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं उनको हैक कर उन पर भी ऐसी चीज़ें की जा सकती कि भाई उस पर जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था, फॉर एग्जांपल आप डाउनलोड करने गए माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, लेकिन आपको ऑथेंटिकेटर तो नहीं मिला, उसकी जगह ट्रोजन मिल गया फ्री में। फिर वही सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, आपको ज़बरदस्ती क्लिक भी करवाया जा सकता है एंड ऐसे वेब पेजेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं जो बिल्कुल सेम लगें, लेकिन हो सकता है वो सेम ना हो बल्कि एक मैलिशियस पेज हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक का एक ऑल्टरनेटिव पेज भी बना था कुछ टाइम पहले जिसका नाम था फेसबुक। लोगों ने अपनी आईडीज़ की जो ओरिजिनल आईडी थी वो वहाँ पे लॉगिन कर ली, क्योंकि जो उसका पूरा वेब पेजेस था वो एकदम सेम था, कोई फंक्शन नहीं, पूरा सोर्स कोड फेसबुक का उठा के वहाँ पे डाल दिया, लेकिन जो सर्वर था वो सर्वर चेंज कर दिया गया। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो गए एंड डोमेन एंड जो URL है उसमें भी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते कि वो फेसबुक पे चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं। इस वजह से वहाँ से भी काफ़ी डिटेल्स लीक हुई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो क्लिक जैकिंग या इनोसेंट साइट का तरीका है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसको तरीके को यूज़ किया जा सकता है वायरस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी। फिर वही स्पीयर फिशिंग, लेजिमेट वेबसाइट जो आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल चैतन्याज एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, इसके में आप स्टूडेंट हैं एंड अगर आपको इसकी वेबसाइट के बारे में पता है, आप वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हैं, बाई चांस किसी हैकर ने किसी वेबसाइट का एक सेम पेज क्रिएट कर दिया एंड आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपने ओरिजिनल साइट की बजाय उसकी जो फिशिंग साइट थी वहाँ पर डाल दिया एंड वहाँ से आपने कोई ट्रोजन वगैरह डाउनलोड कर लिया। फॉर एग्जांपल आप हमारे ऐप को डाउनलोड करने हमारी वेबसाइट पर आए थे, लेकिन आप हमारी वेबसाइट को की बजाय जो फिशर था या जो स्कैमर था उसकी वेबसाइट पर पहुँच गए एंड उसने जो ट्रोजन बनाया था चैतन्याज एजुकेशन ऐप के नाम से, आपने उसको इंस्टॉल कर दिया एंड आपके सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह थी या जो भी वायरस वगैरह जो भी क्रिएट किया था वो अटैकर ने, वो आपने इंस्टॉल कर लिया। फिर जितनी भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह आप विजिटिंग अलग अलग वेब पेजेस से डाउनलोड करते रहते हैं उसमें भी कई बार सिक्योरिटी फ्लॉज हो सकते हैं।
फिर वही फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू ट्रोजन, ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ट्रोजन्स की वजह से पूरे साल में या एक डिकेड में किसी भी कंट्री को कितना लॉस होता है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा लॉस होता है एंड जो ज़्यादा इकोनॉमिकली फैक्टर करते हैं, ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज में ही ट्रोजन्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता है। कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब आप सोचेंगे भाई चाइना भी तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, रशिया भी तो इकोनॉमी इतनी बड़ी है, फिर उस पर क्यों नहीं। तो पहली बात करते हैं चाइना की। चाइना पे जो उनका द ग्रेट फायरफॉल ऑफ चाइना है, वो किसी भी बाहर के ट्रोजन या किसी भी बाहर के वायरस वगैरह को वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाता है, वो उनकी कंट्री तक पहुंच ही नहीं पाता है। सेम रशिया का, रशिया के जो भी उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं वो सब हर वक्त वर्क करते रहते हैं 24/7 की कोई भी उनके कंट्री में स्पेयर वगैरह या हैकिंग ना हो। फिर भाई हैकर्स ट्रोजन का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, किसी भी सिस्टम की क्रिटिकल डिटेल्स या क्रिटिकल फाइल्स को चेंज करने के लिए, फेक ट्रैफिक जनरेट करने के लिए जो डीडोस अटैक में यूज़ हो सकता है, फिर आपके सिस्टम पर स्क्रीनशॉट, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो ज़्यादातर स्पाई करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर वही पीसी पे स्कैमिंग या ईमेल्स के लिए, या फिर एडवेयर्स भी लगाए जा सकते हैं, एडवेयर, स्पाईवेयर एंड मैलिशियस फाइल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सिस्टम पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ एंड मैं लेकिन किसी तरह से मैं आपके सिस्टम पे ट्रोजन डाल देता हूँ, फिर उस ट्रोजन के थ्रू मैं आपके सिस्टम पर और कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ, एडवेयर या स्पाईवेयर जो भी मैं करना चाहूँ। फिर फायरवॉल और एंटीवायरस को डिसेबल करने के लिए, फिर बैकडोर क्रिएट करने के लिए रिमोट एक्सेस, बैकडोर्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है रैट यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन। फिर आता है आपका जो ओरिजिनल पीसी है, जो ओरिजिनल सर्वर है, उसको एज अ प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करना। प्रॉक्सी सर्वर हम लोगों ने मॉड्यूल 3 में पढ़ा था। फिर आपके जो सिस्टम है उसको बॉटनेट की तरह यूज़ करना, यानी कि डॉस और डीडॉस अटैक में थोड़ा अंतर होता है, ये हम लोग डॉस और डीडॉस वाले मॉड्यूल में समझेंगे। फिर भी इसका यूज़ किया जा सकता है डीडॉस अटैक में। बॉटनेट क्या भाई, जितने भी एक सिस्टम या एक कोड बनाया गया या एक एप्लीकेशन बनाई गई जिसका काम कहते हैं जितने भी कंप्यूटर्स पे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई जाके वो उन सब कंप्यूटर्स को ज़ॉम्बी कंप्यूटर बना देती है। ज़ॉम्बी कंप्यूटर का मतलब क्या है, जो अटैकर है वो सिस्टम सिर्फ वही कमांड फॉलो करेगा जो अटैकर चाहेगा। आप जो चाहेंगे वो तो फॉलो होगा, लेकिन जो अटैकर चाहेगा वो तब फॉलो होगा। एंड जो फॉलो हो रहा है, जो अटैकर ने दिया है कोड या जो भी कमांड अटैकर देता है, उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा कि वो कमांड क्या था एंड क्या एग्जीक्यूट हो गया आपके सिस्टम पर। ये कुछ पोर्ट्स हैं जो ट्रोजन्स यूज़ करते हैं। फिर हाउ टू इन्फेक्ट अ सिस्टम यूजिंग अ ट्रोजन। सबसे पहले तो भी आपको ट्रोजन क्रिएट करना पड़ेगा ट्रोजन हॉर्स कंस्ट्रक्शन किट से। फिर आपको ड्रॉपर चाहिए, भाई आप कैसे उस तक कोड भेजेंगे, आगे हम लोग उसको प्रैक्टिकल में भी समझेंगे। फिर भाई आपको एक रैपर बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने स्टेगनोग्राफी में समझा था कि जो एक कवर मीडियम हम लोगों ने समझा था, वैसे ही आप उसको समझ सकते हैं यहाँ पर वो रैपर है, यानी कि यहाँ पर समझते हैं इसको पेन से। जो आप ये वही आपका अटैकर है, अटैकर ने ट्रोजन बना दिया, ट्रोजन पैकेट है, ये ड्रॉपर है जो आपका ओरिजिनल सोर्स कोड होना चाहिए, मतलब जिससे पता ना चले कि भाई ये कोई मैलिशियस पैकेज है। फिर भाई आपका है भाई चेस, यानी कि एक चेस किसी के साथ एम्बेड कर दिया गया उसको, या किसी के अंदर हाइड कर दिया गया कवर मीडियम। ये चेस ही आपका रैपर है एक्चुअली में। फिर आपने उसको इंटरनेट के थ्रू या किसी भी तरह से अपने विक्टिम के सिस्टम पे भेज दिया। विक्टर ने, जो आपका विक्टिम था, उसने तो क्या किया, उसने तो भाई चेस ओपन किया, लेकिन उसको ये थोड़ा ना पता था कि चेस के पीछे ट्रोजन भी है, तो ट्रोजन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा चेस के साथ साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भाई रैपर कुछ भी हो सकते हैं, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको आप रैपर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसको और ध्यान से समझते हैं भाई, वहाँ पे अगर आपको समझ ना आया हो तो वही जो आपका ट्रोजन था वो था 20K, यहाँ पे हम लोग 20KB एज्यूम कर लेते हैं। फिर जो आपका चेस था, ओरिजिनल चेस गेम लेजिट, वो था आपका 90KB का। अब क्या हुआ, आपने इन दोनों को बाइंड कर दिया एंड जो रिजल्ट में आया वो भाई chess.exe, रिजल्ट सेम है जो ये था, वर्क ये करेगा, लेकिन ये साथ में ट्रोजन का भी वर्क करेगा। तो इसका जो साइज था वो हो गया 110KB। जो आपकी ये एप्लीकेशन है chess.exe, बाइंडिंग के बाद ये एक्चुअली चेस भी है प्लस ट्रोजन भी है, एंड जब इसको कोई भी विक्टिम यूज़ करेगा तो उसको ये एकदम लेजिट एप्लीकेशन लगेगी, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रोजन, ये है भाई डार्क हॉर्स ट्रोजन वायरस मेकर। किसी भी सिस्टम पर या किसी भी और बंदे के सिस्टम पर आप कभी भी ट्रोजन या वायरस ना भेजें। अगर आपको टेस्ट करना है आप खुद के सिस्टम पर करिए, लेकिन किसी और के सिस्टम पर अगर आप ट्रोजन या वायरस भेजते हैं एंड उसने साइबर सेल में कंप्लेन कर दिया आपके अगेंस्ट, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि ये वायरस ट्रोजन्स वगैरह किसी सिस्टम पे भेजना ये हाईली इलीगल है, IT एक्ट के अंडर में आता है ये सब।
ये कुछ क्रिप्टर्स हैं। क्रिप्टर्स का काम क्या है भाई, ये वायरस और कीलॉगर्स हैं, जितने भी आपके अलग अलग टूल्स हैं उन सबको हाइड कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ट्रोजन बनाया मैंने, trojan.exe, ये उसको बिल्कुल सोर्स कोड उसका चेंज कर देगा। ये सोर्स कोड बना देगा ट्रोजन की जगह chess.exe या कुछ भी, मतलब उसका जो ओरिजिनल सोर्स कोड था उसको हाइड कर देगा एंड उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जिस वजह से एंटीवायरस एंड फायरवॉल से वो आसानी से बाईपास हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रोजन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं या जो भी ट्रोजन वायरस वगैरह आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सब का ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं एंड आप कोई भी एंटीवायरस, छोटे से छोटा फ्री एंटीवायरस भी इनको डिटेक्ट कर लेता है। फिर ये कुछ और क्रिप्टर्स हैं। चलिए अब समझते हैं भाई कि ट्रोजन वर्क कैसे करता है, या कह लीजिए हाउ अटैकर डिप्लॉय अ ट्रोजन। तो सबसे पहले भाई अटैकर से शुरू करते हैं। अटैकर ने एक ईमेल, स्पैम ईमेल भेजा, क्या नाम है, अपने विक्टिम को। विक्टिम पे ईमेल पहुंचा, विक्टिम ने जो ईमेल था उस पर क्लिक किया एंड वहाँ पे उसे एक लिंक मिला। वो लिंक था एप्पल, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल स्टोर करके एक फेक ईमेल क्रिएट किया गया। तो भाई फिर जो क्या गया, विक्टिम ने उस पर क्लिक किया तो वो इंटरनेट के थ्रू जो भी उसके पीछे बैकएंड सर्वर है या जो भी पेज क्रिएट किया गया था वहाँ तक पहुँचा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ट्रोजन सर्वर है जो रशिया का है, तो रशिया के ट्रोजन सर्वर पर वो गया आपका विक्टिम। फिर क्या हुआ, जो ट्रोजन सर्वर था वहाँ से एक एप्लीकेशन या जो भी अटैकर ने सेट कर रखा होगा वो आपके टारगेट तक गया। टारगेट ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया एंड टारगेट ने जैसे उसको एग्जीक्यूट किया, आपका जो अटैकर था उसको एक्सेस मिल गई उसके सिस्टम की, या जिस भी हिसाब से वो ट्रोजन में क्रिएट किया गया वो टास्क परफॉर्म हो गया। फिर आता भाई एक्सप्लॉइट किट। एक्सप्लॉइट किट यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे ही पढ़ लीजिए, क्राइम वेयर। यहाँ पे आप समझ होंगे भाई ये जब नाम में ही क्राइम आ रहा है इसका मतलब ये लीगल है। एक्सप्लॉइट किट करती क्या है भाई, ये पेलोड्स वगैरह जनरेट करती है, पेलोड्स, ट्रोजन, बैकडोर्स, बॉट्स वगैरह ये जनरेट करती है किसी भी सिस्टम के लिए। इसका हाईली लीगल है, इसके लिए इसका यूज़ भी नहीं है, CH के सिलेबस में भी ये नहीं आएगा इसके एग्ज़ाम में। फिर ये कुछ एक्सप्लॉइट किट है, इन्फिनिटी, पियोनिक्स एक्सप्लॉइट किट, ब्लैक होल, ब्लीडिंग लाइफ, क्राइम पैक। अब आता है भाई इवेडिंग एंटीवायरस, यानी कि किसी भी एंटीवायरस को आपका ट्रोजन वगैरह कैसे बाईपास किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो आपका ट्रोजन फाइल है उसको आप कई पीसेस में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि फॉर एग्जांपल ट्रोजन, उसको डिवाइडेशन हम लोग आगे समझेंगे। फिर भाई उसको एक जिप फाइल में बना दीजिए। फॉर एग्जांपल जो आपका ट्रोजन होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी इसी मॉड्यूल में हम लोग आगे समझेंगे और ध्यान से, फिर भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं, उसको एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया। जो ओरिजिनल ट्रोजन था वो था trojan.exe, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, उसको कर दिया भाई trojan.exe.zip, थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज कर दिया। एंड जो भी आपका ट्रोजन है उसको हमेशा किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ बाइंड कर दीजिए। एंड जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा था उसको अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ट्रोजन को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। चेंज exe एक्सटेंशन टू doc.exe। अब इससे होगा क्या, यहाँ पर समझते हैं। जो भी आपका विंडोज़ है, सिस्टम है, वो क्या करेगा, जो पहले की एक्सटेंशन है यानी कि जो PPT है सिर्फ उसको शो करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रोजन बनाया एंड उसकी एक्सटेंशन सेट कर दी trojan.ppt.exe, तो जो आपको जब मैं आपके सिस्टम पर भेज दूंगा विंडोज़ के सिस्टम पर, तो वहाँ पर exe शो नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ शो होगा trojan.ppt, जिस वजह से वो आसानी से किसी भी एंटीवायरस को बाईपास कर जाता है। फिर उसके चेकसम्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने 3rd लेवल तक ही कुछ चेंजेस किए हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप किसी भी फायरवॉल को बाईपास कर रहे हैं या विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास करना हो। फिर भाई ट्रोजन्स कितने तरह के होते हैं। VNC ट्रोजन का ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपने कभी AnyDesk एप्लीकेशन का यूज़ किया है क्या, उससे पता होगा कि भाई एक सिस्टम की एक्सेस दूसरे बंदे को मिल सकती है एंड वो उस पर कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता है। वैसे ही VNC ट्रोजन यूज़ होता है। एंड इसको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम ये कि भाई ये एक VNC सर्वर की तरह वर्क करता है, तो इसको एंटीवायरस एंड विंडोज़ फायरवॉल डिटेक्ट नहीं करती है। फिर आता है भाई HTTP ट्रोजन, ICMP ट्रोजन, डेटा हाइडिंग ट्रोजन, डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन, HTTPS ट्रोजन, बॉटनेट ट्रोजन, प्रॉक्सी सर्वर ट्रोजन, रिमोट एक्सेस ट्रोजन यानी कि RAT, इसका ही हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे रैट का, एंड रैट का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिर आता है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ट्रोजन, डिफेसमेंट ट्रोजन, ई-बैंकिंग ट्रोजन, कोवर्ट चैनल ट्रोजन, नोटिफिकेशन ट्रोजन, मोबाइल ट्रोजन, कमांड शेल ट्रोजन। इसका यूज़ तब किया जाता है जब आपका जो सिस्टम है वो लिनक्स सिस्टम हो, क्योंकि बाकी जब जो ट्रोजन्स हैं वो लिनक्स सिस्टम पर वर्क नहीं करेंगे, तो कमांड शेल ट्रोजन ही भेजना पड़ेगा।
फिर भाई पहले ही कमांड शेल ट्रोजन आ गया है। तो कमांड शेल ट्रोजन क्या है भाई, आपके सिस्टम की कमांड एक्सेस दे देता है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, कमांड शेल ट्रोजन गिव्स रिमोट कंट्रोल ऑफ अ कमांड शेल, यानी कि जो भी आपका कमांड शेल है उसकी डायरेक्ट रिमोट एक्सेस मिल जाती है आपका अटैकर को। फिर आता है भाई डिफेसमेंट ट्रोजन। डिफेसमेंट ट्रोजन को यहाँ पे समझते हैं भाई, किसी भी ओरिजिनल एप्लीकेशन था यहाँ पर calc.exe यानी calculator.exe, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया, इसको डिफेस कर दिया गया। डिफेस का मतलब है जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसकी बजाय वहाँ पर कोई और डेटा शो हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको मिल गया यू आर हैक्ड, ऐसा ज़्यादातर वेबसाइट्स में एंड प्रैंक करने के लिए यूज़ हुआ जाता है। डिफेसमेंट ट्रोजन का ज़्यादातर नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है। फिर ये कुछ डिफेसमेंट ट्रोजन्स हैं। फिर आता है बॉटनेट ट्रोजन। आप इसको समझते हैं भाई बॉटनेट क्या है। भाई बॉटनेट का यूज़ किया जाता है, या फिर कह लीजिए ज़ॉम्बी कंप्यूटर भी बोल सकते हैं आप बॉटनेट को। ये है भाई अटैकर। अटैकर ने देखो भाई, कोई भी अटैकर अगर ब्लैक हैट हैकर है तो वो सिस्टम हैक करता रहेगा। तो उसने एक मेन सर्वर बना लिया अपना, पर्सनल प्राइवेट या वीपीएस ले लिया कि भाई ये इस सर्वर के थ्रू वो अपने बाकी सब बॉटनेट एक्चुअल में क्या है भाई, ये विक्टिम्स के कंप्यूटर्स ही हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर हैक हुआ, मेरा कंप्यूटर हैक हुआ, किसी और का कंप्यूटर हैक हुआ, अगर ये सब एक ही हैकर कर रहा है तो वो क्या करेगा, इन सबको अपने कमांड में रखेगा हमेशा। जब भी उसे डीडोस अटैक करना होगा कंपनी भी या किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे, तो वो अपने सर्वर एंड अपने सिस्टम के साथ साथ आपके सिस्टम से भी वो वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजेगा एंड वो जो कंपनी की वेबसाइट है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। फिर ये कुछ टॉर बेस्ड है, यानी कि जो आपका टॉर है, द ऑनियन राउटर, उसके थ्रू यूज़ किया जा सकता है। फिर ये बॉटनेट का एक और है, स्काईनेट, साइबर गेट। फिर आता है भाई प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या मतलब है भाई, फॉर एग्जांपल मेरा आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, लेकिन आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस है 2.2.2.2। मुझे आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके सिस्टम पर एक ट्रोजन भेजूंगा, प्रॉक्सी सर्वर ट्रोजन, एंड आपकी आईपी के थ्रू मैं आप कोई भी वर्क कर पाऊँगा। यहाँ पर नीचे समझते हैं, ये था भाई अटैकर। मैं फॉर एग्जांपल आप विक्टिम हैं, आपके सिस्टम पे मैंने प्रॉक्सी ट्रोजन भेज दिया। अब मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी वो आपके सिस्टम पे भेजी। फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना था याहू, मैंने आपके अपने सिस्टम पर याहू सर्च किया एंड उसको आपके सिस्टम पे प्रॉक्सी पर सेट कर दिया, एंड आपके सिस्टम से फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट पर। इंटरनेट से जो भी टारगेट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने याहू सर्च किया तो वो याहू पर जाएगी, फॉर एग्जांपल जिस पर भी मैं सर्च करूँगा उस पर जाएगी, लेकिन आईपी एड्रेस आपका शो होगा। एंड अगर कुछ भी मैं इलीगल कर रहा हूँ तो फंसेंगे आप, ना कि मैं, क्योंकि आईपी एड्रेस तो आपका शो हुआ है, मेरा तो हुआ नहीं। फिर ये कुछ प्रॉक्सी सर्वर्स हैं, वेब प्रॉक्सी ट्रोजन क्रिएटर। काफ़ी फनी नेम है ना, लेकिन इसको आप एक तरह से और समझते हैं कि भाई क्रिप्टोग्राफी भी है एक तरह से। हम लोगों के लिए समझना आसान है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए समझना मुश्किल हो। वेब प्रॉक्सी ट्रोजन सर्वर, इसका भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये प्रॉपर वे में क्रिप्टोग्राफी नहीं है, इसको कह सकते हैं फनी वे में यूज़ किया है बस क्रिप्टोग्राफी का ही। फिर ये आता है एफटीपी। एफटीपी मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं, मुझे उन सब की एक्सेस मिल सकती है अगर मैंने आपके सिस्टम पर एफटीपी ट्रोजन भेज दिया। फिर आता है वीएनसी। वीएनसी का भी मैंने आपको बताया था भाई कि आपके सिस्टम पर एनीडेस्क कभी भी आपने यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है एंड जो आपकी कस्टमर सपोर्ट कंपनी है वो क्या करती है, आपके सिस्टम पे एनीडेस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाती है एंड आपसे उसकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ले लेती है आपके सिस्टम से, एंड वो कंपनी में बैठे बैठे आपके सिस्टम में जो भी इशू होता है उसकी ट्रबल शूटिंग फिक्स कर देते हैं। वैसे ही वीएनसी सर्वर है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, वीएनसी सर्वर अगर किसी भी सिस्टम में या वीएनसी ट्रोजन किसी भी सिस्टम में चला गया तो इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि एंटीवायरस को लगता है भाई ये एक नॉर्मल वीएनसी एप्लीकेशन है, इस वजह से इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते वो। अब यहाँ पर समझते हैं भाई क्या होता है वीएनसी। अटैकर था यहाँ पर, अटैकर ने आपके सिस्टम पे भेज दिया भाई वीएनसी ट्रोजन। अब आपका सिस्टम एज अ वीएनसी सर्वर वर्क करेगा, यानी कि अब वो आपका सिस्टम यूज़ कर सकता है किसी भी अपने इलीगल वर्क में। फिर ये कुछ वीएनसी ट्रोजन है, हेस्पर बॉट। फिर आता है भाई HTTP एंड HTTPS ट्रोजन। इसका यूज़ होता है भाई किसी भी सिस्टम की फायरवॉल को बाईपास करने के लिए। एंड स्पॉन अ चाइल्ड प्रोग्राम। चाइल्ड प्रोग्राम का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे किसी बच्चे के साथ कोई प्रोग्राम किया जा रहा है। चाइल्ड प्रोग्राम का मतलब है भाई आपका जो एक टाइम लिमिट सेट कर दी गई है एंड इस टाइम लिमिट पर या एक प्री डिफाइंड कोई भी सिचुएशन सेट कर दी, इस सिचुएशन अगर अकर होती है तो एक ऑटोमेटिक ही प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा एंड वो प्रोग्राम फिर वर्क करेगा जो जैसे भी उस प्रोग्राम को सेट किया गया होगा। फिर आता है भाई HTTP ट्रोजन, HTTP रैट यानी कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन। फिर आता है भाई
SHTTPD, HTTPS, SSL। देखिए HTTP और HTTPS में अंतर होता है सिक्योरिटी का। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है HTTPS का। एंड HTTPS का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एंड जो सिक्योरिटी आती है वो आती है सिक्योर सॉकेट लेयर यानी SSL सर्टिफिकेट से। अब यहाँ पर समझते हैं इसको। ये भाई एक HTTP सर्विस या HTTP सर्वर क्रिएट कर देता है किसी भी सिस्टम पर। ये क्या करता है, आपका जेन्युइन प्रोग्राम है chess.exe एंड उसको ही आपके सिस्टम पर रन कराता है। एंड आपका सिस्टम जब भी ये ट्रोजन आपके सिस्टम पर जाता है तो क्या करता है, आपके सिस्टम को एज अ एप्लीकेशन या एज अ वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर देता है। एंड आपका जो सर्वर है या आपका जो सिस्टम है, सर्वर पे तो ऑलरेडी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन जो आपका सिस्टम है वो एक तरह से एज अ सर्वर रिस्पॉन्ड करने लगता है टारगेट के लिए। रिमोट एक्सेस ट्रोजन, इसको समझते हैं भाई। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हैकिंग में, इतना जान लीजिए। अगर आप हैकिंग में किसी भी ट्रोजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले रिमोट एक्सेस ट्रोजन ही आएगा, बाकी ट्रोजन की बात बाद में की जाएगी, क्योंकि इसी का यूज़ किया जाता है एक्चुअल में ज़्यादातर। बाकी सब ट्रोजन्स आपको एक एक करके एक्सेस दे रहे थे, लेकिन रिमोट एक्सेस ट्रोजन में आपको हर तरह की एक्सेस मिल जाती है एक बार में ही। एक बार में ही आपको FTP एक्सेस मिल जाएगी, एक बार में ही आपको HTTPS एक्सेस मिल जाएगी। जितने तरह की ट्रोजन्स बाकी सब ने क्रिएट किए थे, ये सब ट्रोजन्स का काम ये अकेला कर सकता है। एंड ये अलग अलग पोर्ट्स पर रन होता है, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ पोर्ट 80 पर हो। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। फिर ये कुछ और ट्रोजन्स है, लेकिन हम लोग आपको एक अलग ट्रोजन सजेस्ट करेंगे। ये जो ट्रोजन अभी आपको इसमें दिख रहे हैं ट्रोजन मेकर्स, ये सब आसानी से डिटेक्ट हो जाएंगे। NJRAT ये भी एक अच्छा ट्रोजन, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। पेंडोरा, प्रोरैट, लेकिन सब आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। फिर आता है भाई डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन, मास्टर ट्रोजन, नाम से पता चला भाई डिस्ट्रक्शन करने वाला ट्रोजन है। इतना तो भाई इंग्लिश सबको आती है, फिर भी चलिए समझते हैं डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन। पहले तो भाई डिस्ट्रक्टिव काफ़ी ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन करता है एंड डेंजरस हो सकता है। ये जितने भी आपके सिस्टम में फाइल, अगर ये ट्रोजन आपके सिस्टम में आ गया, विद इन सेकेंड्स ये आपके पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा। एक फाइल नहीं बचेगी आपके सिस्टम में। जितनी भी फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में 100 फाइल्स थी, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मेन फाइल्स, सब फाइल्स ये डिलीट कर देगा। पूरी आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी, 0 फाइल। इसलिए काफ़ी खतरनाक है एंड इसका कभी यूज़ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका जो कोई भी टूल वगैरह आपको बताया भी नहीं गया। नोटिफिकेशन ट्रोजन, नोटिफिकेशन ट्रोजन आपकी किसी भी सिस्टम की IP एड्रेस की जो लोकेशन है या किसी भी सिस्टम की जिस पे भी ये ट्रोजन गया है उसकी लोकेशन आपको शो कर सकता है। इसका ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नेगेटिव यूज़ हो, उसका पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है। बाई चांस हम लोगों की फैमिली मेम्बर्स में कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है एंड हम लोगों ने पहले से ही उनके सिस्टम में ट्रोजन या उनके फ़ोन में ये ट्रोजन अप्लाई कर रखा है, तो आसानी से हम लोग उनकी लोकेशन को पता कर सकते हैं एंड जो भी प्रॉब्लम वगैरह हुई उसको सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द। फिर आता है भाई डेटा हाइडिंग ट्रोजन, यानी कि एनक्रिप्टेड ट्रोजन या एनक्रिप्शन ट्रोजन भी बोलते हैं भाई। ये यूज़ किया जाता है रैंसमवेयर के तौर पर। रैंसमवेयर क्या भाई कि आपकी जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं उन सबको ये एक अलग या फिर एक अलग तरह से क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में एनक्रिप्ट कर देगा एंड उसको आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर भाई क्या होगा, जो अटैकर होगा वो आपसे बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी डिमांड करेगा। नॉर्मली बिटकॉइन का ही डिमांड होता है, फिर भी कोई और भी किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल इथेरियम। कोई भी क्रिप्टो करेंसी डिमांड की जाएगी आपसे एंड अगर आपने क्रिप्टो करेंसी भेजी तो हो सकता है वो जो ट्रोजन है उसको हटा दे। नहीं हो, ज़रूरी नहीं कि अभी वो ट्रोजन हटाए। WannaCry रैंसमवेयर में क्या हुआ था, कुछ लोगों ने जो उसका अटैकर था उसको मनी ट्रांसफ़र भी कर दी, लेकिन वो तब भी नहीं हटा उनके सिस्टम से। ज़रूरी नहीं कि हर बार जो आपका अटैकर है वो हटा ही दे। फिर आता है भाई वायरस। वायरस क्या है भाई, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, यानी कि एक वायरस आपके सिस्टम में आएगा, वो 1 से 1000 बनेगा, 1000 से लाख बनेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कोई इसमें एंटीवायरस उसको हमेशा मेन जो उसका फर्स्ट फाइल थी उसको किल ना कर दे। एंड ये रेप्लिकेट करता रहता है तो उसका कोई मेन वो भी नहीं है। एंड ये बूट सेक्टर अलग अलग तरह के वायरस हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वायरस की, सबसे पहले तो भाई ये इन्फेक्ट कर देता है सभी प्रोग्राम्स को, डेटा को ऑल्टर कर देता है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, कितने के कंप्यूटर के प्रोग्राम्स एंड फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देता है एंड खुद को एनक्रिप्ट भी कर देता है एंड सेल्फ रेप्लिकेशन भी इसकी एक एडवांटेज है। फिर भाई स्टेजेस ऑफ वायरस, वायरस कितनी स्टेजेस में बनता है इसको ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके CH के एग्जाम में भी आ सकता है। सबसे पहले तो भाई किसी भी वायरस को डिज़ाइन किया जाएगा, किसी भी टूल को डिज़ाइन ही किया जाएगा सबसे पहले।
वायरस के अलग अलग प्रोग्रामिंग, वायरस के लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैच स्क्रिप्टिंग, बैट, बैच फाइल स्क्रिप्टिंग, पर्ल, रूबी, पाइथन, C++, जावा, अलग अलग लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये आपके सिस्टम पे जाएगा, फिर रेप्लिकेट होगा भाई, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट तभी होगा जब लॉन्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी लॉन्चिंग यहाँ पर दिया है। फिर आ गया भाई डिटेक्शन, किसी भी सिस्टम, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनीज हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेती हैं तो भाई ऐसा कोई वायरस क्रिएट हुआ है trojan.exe या virus.exe नाम से। फिर जो भी एंटीवायरस कंपनीज हैं या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो इसका एक एंटीवायरस क्रिएट करते हैं एंड फिर से ये वायरस ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है भाई, फिर से दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट नए वायरस बनाने की। ये एंडलेस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर एरो दोबारा से वापस टर्न आ गई। वायरस बनते रहते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीवायरस भी बनते रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। फिर वर्किंग ऑफ वायरस, सबसे पहले भाई आता है इन्फेक्शन फेज। यहाँ पर समझते हैं किसी भी वायरस कैसे वर्क करता है। जब वायरस आपके सिस्टम में चला जाता है एंड आप उसको रन कर देते हैं या लॉन्च कर देते हैं, फिर जो पहले देखते हैं, पहले वही इन्फेक्शन होने से पहले, इन्फेक्शन ये नॉर्मल बॉडी वाला इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो फाइल थी पहले वही फाइल हेडर था, फिर आईपी का मतलब है इन्फेक्शन फेज, ना कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आपने जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोग्राम एंड किया, जो भी सोर्स कोड वगैरह था वो, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है आपका सिस्टम या आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर क्या होता है, यहाँ पे वायरस डंप करके एक फाइल और आ जाती है एंड जब भी आप प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तब वायरस फाइल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी एंड इसके बाद आपकी जो भी ओरिजिनल प्रोग्राम था वो हो जाएगा वायरस इन्फेक्टेड फाइल, यानी कि वो इन्फेक्ट हो जाएगी वायरस से। फिर अटैक फेज, यहाँ पर समझते हैं वायरस अब अटैक करेगा। भाई वायरस को रन करा दिया है आपने, अब वो वायरस क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। पहले अनफ्रैगमेंटेड, मतलब अलग अलग नहीं, नॉर्मल फाइल है, जो भी फाइल थी, फाइल ए पेज 1 2 3, फाइल बी पेज 1 2 3। अब ये था भाई अटैक से पहले। अटैक के बाद क्या हुआ, फाइल 1 इधर भाग रही है, फाइल 2 कहीं और भाग रही है, सब कुछ इधर से उधर हो गया, सब कुछ ऑल्टर हो गया डेटा, सब डेटा इधर से उधर करप्ट हो जाएगा। फिर भाई वायरस का यूज़ क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो भाई जो भी आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर है उसको डैमेज करने के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, सर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रैंक करने के लिए भी वायरस का यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब है कोई भी ब्यूटीफुल या कोई भी आर्टिस्टिक थिंग है, या फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया एक सिस्टम में, एक बंदा है जिसने अपना सिस्टम बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है, या एक कंपनी है जिसने अपने सिस्टम बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं, अब आप चाहते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप उस पर वायरस भेज सकते हैं। फिर साइबर टेररिज्म के लिए भी यूज़ होता है एंड किसी पॉलिटिकल मैसेज के लिए भी यूज़ हो सकता है। फिर भाई इंडिकेशन ऑफ वायरस, सबसे पहले तो भाई जो भी प्रोसेस वगैरह है वो ज़्यादा टाइम एंड रिस्पॉन्सेज लेंगे या रिसोर्सेज लेंगे। फिर आपका कंप्यूटर बिना किसी डिस्प्ले के बीप कर सकता है या बिना किसी इशू के भी बीप कर सकता है। फिर ड्राइव के जो लेवल है, फॉर एग्जांपल C का D बन जाएगा, E ड्राइव का F ड्राइव बन जाएगा, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। फिर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड नहीं होगा, प्रॉब्लम लेगा, थोड़ी देर बाद लोड होगा, एंड जो कंप्यूटर है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, प्रॉब्लम लेट स्टार्ट होंगे। एंटीवायरस अलर्ट, अगर एंटीवायरस डाल रखा होगा तो पहली बार तो वायरस आएगा नहीं, फिर भी आ जाता है तो वो एंटीवायरस अलर्ट करता रहेगा आपको कि भाई आपके सिस्टम में वायरस, उसको रिमूव करिए। एंड नॉर्मली आप एडवांस एंटीवायरस आ गए हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देते हैं बिना परमिशन के। कंप्यूटर फ्रीजेस, यानी कि आप कंप्यूटर फ्रीज होता रहेगा, कई बार आपके जो भी वर्क कर रहे होंगे वो फ्रीज हो जाएगा। एंड ज़्यादातर ऐसा ब्राउजर्स के साथ होता है कि ब्राउज़र विंडो फ्रीज हो गई, क्योंकि ब्राउज़र काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं किसी भी कंप्यूटर में। एंड आपके कुछ फाइल्स और फोल्डर मिसिंग हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। एंड आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो एक्सेसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कई बार बोल देगा नो हार्ड ड्राइव। एंड विंडो, अभी मैंने आपको बताया ब्राउज़र विंडो फ्रीज हो सकती है। फिर वही कंप्यूटर को कैसे इन्फेक्ट करता है कोई भी, या फिर किसी भी कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है। सबसे पहले तो भाई आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं बिना चेक किए कि भाई उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, एंड वो कभी आप उसको चेक ही नहीं करते हैं। फिर भाई ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू वायरस आ सकता है। फिर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर एंड पायरेट सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करें, लेकिन उनको आप एक बार एंटीवायरस से स्कैन कर लें, उसके बाद इंस्टॉल करें। आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, डायरेक्ट आप उसको एक्सेस दे देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। पहले उसको स्कैन करिए, उसके बाद इंस्टॉल करिए। फिर आता है भाई जो भी प्लगइन्स वगैरह आप उसको अपडेट नहीं करते हैं, या जो भी एंटीवायरस वगैरह सॉफ्टवेयर हैं उसको आप अपडेट नहीं करते हैं, एंड जो भी लेटेस्ट एंटीवायरस है उसको इंस्टॉल नहीं करते हैं।
आप कोशिश करिए आपके सिस्टम में 2 एंटीवायरस रखिए कम से कम। फिर आता है वायरस ऑक्सेसिस एंड फेक एंटीवायरस। फेक एंटीवायरस, अब आप ध्यान से समझिए, कई बार क्या होता है मैलिशियस वेब पेज बनाए जाते हैं जिसपे फॉर एग्जांपल एक एंटीवायरस क्रिएट कर दिया मैंने, antivirus.m.exe। अब आप लोग को क्या पता है कि इसके पीछे ट्रोजन वर्क कर रहा है। आप लोग तो गए भाई एंटीवायरस डाउनलोड करने, आप लोगों को लगा भाई एंटीवायरस है एंड वो एंटीवायरस डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल कर लिया आपने, लेकिन वो एक्चुअल में एंटीवायरस नहीं था। एंटीवायरस तो सिर्फ उसका नाम और जो उसके कवर मीडियम था सिर्फ वो एंटीवायरस था। एंटीवायरस के अंदर भी बाइंड किया जा सकता है एंड ऐसा एक जावा कोड भी बनाया जा सकता है जो वर्क करने में एज अ एंटीवायरस शो हो लेकिन एक्चुअल में ट्रोजन हो। फिर आता भाई वायरस ऑक्सेसिस। क्या होता है भाई, किसी भी वेब पेजेस पे ज़्यादातर एडवेयर्स पे ऐसा होता है कि आप किसी भी साइट पर जा रहे हैं, वहाँ पे आपको शो हो जा रहा है भाई आपके सिस्टम में वायरस है, जल्द से जल्द इस एंटीवायरस को इंस्टॉल करिए, लेकिन वो एंटीवायरस नहीं होता है बल्कि वो एक फेक एंटीवायरस होता है। फिर आता भाई रैंसमवेयर। रैंसमवेयर अभी मैंने आपको बताया था भाई, किसी भी तरह से या किसी भी ट्रोजन या वायरस भेजकर आपके सिस्टम पे जो भी फाइल्स है उस सबको एनक्रिप्ट कर दिया गया एंड अब एनक्रिप्शन हटाने के लिए आपसे भाई रुपए मांगे जा रहे हैं, या कह लीजिए फिरौती मांगी जा रही है या रैंसम मांगा जा रहा है। तो अब जब तक आप उन्हें पेमेंट नहीं करेंगे या फिर आप किसी स्मार्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को नहीं बुलाएंगे तब तक आप इसमें फंसे रहेंगे एंड आपकी जो भी फाइल्स वगैरह थी उनका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये कुछ रैंसमवेयर्स हैं, उनके केस स्टडीज हैं। रैंसमवेयर बनाना आपको कोई नहीं सिखाएगा। फिर वही टाइप्स ऑफ वायरस, सिस्टम एंड बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस, मल्टीपार्टल वायरस, स्टेल्थ वायरस, क्लस्टर वायरस, मैक्रो वायरस, एनक्रिप्शन वायरस, स्पार्स इन्फेक्टर वायरस, एड ऑन वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, कंपेनियन वायरस, इंट्रूसिव वायरस, मेटामॉर्फिक वायरस, शेल वायरस, डायरेक्ट एक्शन एंड ट्रांसिस्टेंट वायरस, ओवरराइटिंग फाइल कैविटी वायरस, फाइल एक्सटेंशन वायरस, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिस्टेंट वायरस, TSR वायरस भी बोलते हैं। जब कभी भी आपके सिस्टम पर बूट सेक्टर या सिस्टम वायरस आ जाता है तो वो क्या करता है, जो आपका ओरिजिनल बूट मेन्यू है या मास्टर बूट रिकॉर्ड है उसको चेंज कर देता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पर विंडोज सिस्टम था पहले, लेकिन अब क्या होगा, जब भी आप वायरस का इन्फेक्शन के बाद वायरस पहले जैसे ही आपने कंप्यूटर की पावर ऑन बटन दबाई या लैपटॉप की पावर ऑन बटन दबाई, पहले वायरस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अब आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एक वर्चुअल मशीन की तरह वर्क कर रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो ये मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बताया था कहीं, ध्यान रखिएगा, मैं कभी कभार मॉड्यूल्स को आपस में लिंक करता हूँ। फिर आता है फाइल एंड मल्टीपार्टल वायरस। ये क्या करता है भाई, इसको समझते हैं। फाइल वायरस क्या करता है, ये जो भी आपके अलग अलग फाइल्स हैं, ये स्पेशली कुछ फाइल्स को ही एनक्रिप्ट एंड उन फाइल्स को ही टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल EXE फाइल को टारगेट करेगा, बैट को करेगा, एक्सेल फाइल को करेगा, डॉक्यूमेंट फाइल को करेगा, वर्ड फाइल को करेगा, जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट की CMD फाइल है उसको करेगा, JPG यानी कि इमेज फाइल को कर सकता है, टेक्स्ट को कर सकता है, यानी किसी भी एक फाइल या दो फाइल या कई फाइल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसी फाइल को ही एनक्रिप्ट करने के लिए, उस फाइल पे ही इन्फेक्ट करने के लिए। मल्टीपार्टाइल वायरस, ये क्या करता है भाई, ये बूट सेक्टर में भी हो सकता है एंड ये फाइल एग्जीक्यूशन में भी हो सकता है। ये एक बार में दो काम कर लेता है, मल्टीपार्टाइल नाम ही है इसका। फिर आता है भाई मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस ज़्यादातर यूज़ होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, उन सब के सिस्टम्स को एंड उन सब की एप्लीकेशंस और उन सब की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस सबको ये एनक्रिप्ट करता है, उन सबको इन्फेक्ट करता है, बाकी और किसी भी चीज़ों में चेंजेस नहीं करता है। फिर आता है भाई क्लस्टर वायरस। ये जो भी आपकी सिस्टम में डायरेक्टरीज वगैरह हैं उन सबको इन्फेक्ट करता है एंड ये क्या करता है, जो भी आपके सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हैं, एक बार ये एक्टिवेट हो गया, फिर आपने कोई भी प्रोग्राम रन किया ऑटोमेटिकली ये उसके साथ रन हो जाएगा। फिर आता है भाई स्टील्थ वायरस। ये क्या करता है भाई, ये एंटीवायरस को, इसको हम लोग नीचे समझते हैं भाई डायग्राम से। ये वायरस है, पहले ये वायरस आएगा, अब एंटीवायरस इसको स्कैन करेगा, तो एंटीवायरस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका मेन सिस्टम है एंटीवायरस का उसको देता है कमांड। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एंटीवायरस जो स्कैन करेगा वो कमांड वापस इसी को दे देगा, यानी वायरस को ही। यहाँ पर समझते हैं, दिस वायरस इवेड द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाय इंटरसेप्टिंग इट्स रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अ वायरस कैन हाइड इटसेल्फ बाय इंटरसेप्टिंग the antivirus software request to read the file and passing the request to the virus instead of OS।
यानी कि इस अगर आप लोगों को इंग्लिश अच्छी होगी आपको तो आपको यहीं पे समझ गए होंगे, फिर भी हिंदी में भी कोर्स हिंदी में तो हिंदी में समझाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये वायरस क्या करता है, जो भी आपका, पहले समझते हैं एंटीवायरस कैसे वर्क करता है। एंटीवायरस क्या करता है, कोई भी आपके में वायरस फाइल आई वो उसको स्कैन करेगा, एंड जो स्कैन रिजल्ट है एंड जो भी उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होगा उसको जाके रिजल्ट दे देगा कि भाई ये रिजल्ट है इस वायरस का, अगर चाहो तो इसको रिमूव करो। वैसे तो रिमूव हो जाता है अगर वो नेगेटिव रिजल्ट आए, लेकिन ये क्या करता है, ये जो आपके स्टील्थ वायरसेस हैं ये आपका जो एंटीवायरस है उसी को चेंजेस कर देता है। एंड जो फॉर एग्जांपल जो आपका सर्वर था या जो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टूल था जो वायरस वगैरह के डिलीशन के लिए यूज होता है उसकी जगह ये खुद ले लेगा, यानी उसको रिप्लेस कर देगा। एंड ये फॉर एग्जांपल एंटीवायरस ने इस वायरस को स्कैन किया एंड जो रिपोर्ट जाएगी वो वापस इसी वायरस के पास चली जाती है, जिस वजह से कोई भी एंटीवायरस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। शायद ये वाला आपको समझ में ना आया हो। फिर आता है भाई एनक्रिप्शन वायरस। एनक्रिप्शन वायरस क्या करता है भाई, ये किसी भी सिस्टम पे एनक्रिप्ट कर देता है, एंड जितनी बार भी ये किसी भी फाइल को एनक्रिप्ट करेगा हर बार अलग एनक्रिप्शन का यूज होगा, लेकिन ये अनलिमिटेड एनक्रिप्शन नहीं हो सकती है। 10, 15, 20 कोई ना कोई सेट एनक्रिप्शन होंगी, उसी एनक्रिप्शन का यूज करेगा। फिर आता है भाई पॉलीमॉर्फिक कोड। ये क्या करता है भाई, इसको समझते हैं। आपने एवोल्यूशन पढ़ा हो शायद बायोलॉजी में कभी ना कभी। वो भाई एक प्लांट, एक ओरिजिन या एक बंदे से या एक एंटिटी से दूसरा एंटिटी क्रिएट हो जाता है। यानी कि ये वायरस जब आया था तब इसका सोर्स कोड वगैरह इसका वर्क कुछ और होगा, जब कुछ टाइम बाद इसका कुछ और होगा, एंड धीरे धीरे ये एवोल्यूट होता रहता है, इसमें एवोल्यूशन हो जाता है या फिर कह लीजिए म्यूटेशन हो जाता है। फिर आता है ये मेटामॉर्फिक वायरस। ये भी वैसा ही है जैसा ये था पॉलीमॉर्फिक, लेकिन ये थोड़ा फास्ट होता है। फिर आता है भाई फाइल ओवरराइटिंग एंड कैविटी वायरस। यानी कि इसको आप यहीं से समझ सकते हैं, ये फाइल जो भी फॉर एग्जांपल ये पीडीएफ था, इसका ओरिजिनल जो रिटन कंटेंट था वो ये था, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड ये था, लेकिन अगर ये किसी भी फाइल को इन्फेक्ट कर देते तो वहाँ पे नल या जो भी हिसाब से इसको क्रिएट किया गया वो प्रिंट हो जाएगा। तो स्पार्स इन्फेक्टर वायरस ये क्या करता है भाई, ये किसी भी सिस्टम पे ओकेजनली या फिर कह लीजिए जो इसमें एक सेट सिचुएशन है कि भाई जब बंदा पीडीएफ या एडोब कुछ भी या फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन रन करता है तभी एग्जीक्यूट हो, या फिर एक स्पेशल डेट एंड टाइम सेट कर दिया तभी एग्जीक्यूट हो। उससे पहले ये वायरस की तरह वर्क ही ना करे, उससे पहले एकदम नॉर्मल एप्लीकेशन हो जो भी बाइंड की गई है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लूडो में बाइंड कर देता हूँ, तो जब तक मैं जो भी इसमें सिचुएशन सेट कर रखी है वो सिचुएशन अकर नहीं होती है तब तक ये एज अ नॉर्मल लूडो की तरह वर्क करेगा, जैसी वो सिचुएशन हो जाती है वैसे ही ये वायरस की तरह वर्क करने लगेगा। फिर आता भाई कंपेनियन वायरस। कंपेनियन वायरस क्या है भाई, यहाँ पे समझते हैं नोटपैड को, एग्जाम्पल के लिए नोटपैड को समझते हैं। ये क्या करता है, किसी भी सिस्टम के साथ एक कंपेनियन फाइल बना लेता है। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम कोई भी जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो उसके अंदर कई फाइल्स रन होती हैं, तो वो जो फाइल्स होती हैं वो पीछे उसके जो भी एप्लीकेशन वगैरह या जहाँ भी वो सेव हुई होती है वहाँ पर उसकी जो मेन फाइल्स होती हैं, ये क्या करता है, ये वायरस उसी मेन फाइल्स के अंदर चला जाता है एंड वहाँ पे सेव हो जाता है। एंड जब भी आप किसी भी मेन एप्लीकेशन को रन करते हैं साथ साथ में ये रन हो जाता है। यहाँ पर आपको नोटपैड का एग्जांपल दिया आपने, तो अटैकर ने नोटपैड के साथ इसको बाइंड किया है, जो रन तो हो रहा है भाई नोटपैड, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे का ट्रोजन भी रन हो रहा है। शेल वायरस। शेल वायरस क्या करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया, यहाँ पे कोई एक फिक्स टाइम नहीं है या फिक्स कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी ओपन किया, फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया VLC मीडिया प्लेयर, तो ये मीडिया प्लेयर के पहले जो इसका इन्फेक्शन होने से पहले नॉर्मली वो प्रोग्राम रन होता है, लेकिन पहले क्या होगा, कोई भी फाइल आप रन करेंगे तो पहले वायरस रन हो जाएगा, उसके बाद फाइल रन होगी। फिर आता है फाइल एक्सटेंशन वायरस, ये फाइल एक्सटेंशन को चेंज कर देता है। फिर आता है एड ऑन वायरस। एड ऑन वायरस ये वैसे ही आपका वर्क करता है शेल वायरस की तरह, ये भी उसी की तरह रन कर देता है, पहले खुद को रन करेगा बाद में कुछ और। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एड ऑन वायरस अलग अलग दो तरीके से हो सकता है भाई। जो आपका शेल वायरस था वो पहले रन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है पहले आपका ओरिजिनल प्रोग्राम रन हो जाए, फिर उसके बाद जो वायरस का कोड है वो रन हो। एंड लेकिन इसमें दूसरा आता है भाई इंट्रूजन वायरस, ये शेल वायरस की तरह ही है, पहले वायरस कोड रन होगा फिर उसके बाद प्रोग्राम रन होगा। भी सिस्टम पे कोई भी वायरस कैसे बनाए या फिर एक सिंपल वायरस कैसे बनाए,
लेकिन इसका यूज़ मत करिएगा प्लीज़, हाईली इलीगल है। सबसे पहले तो भाई आप नॉर्मली वायरस बैट फाइल में बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ कमांड्स दी गई हैं, @bat echo off। आपको बैच स्क्रिप्टिंग पता हो तो आप इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये कोड क्या है। लेकिन ये सिर्फ 4 लाइन का वायरस किसी भी सिस्टम को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ जो है वो आपका सी ड्राइव में सेव होता है, ये विंडोज़ को ही उड़ा देगा जाके डायरेक्ट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म, काम खत्म। ये मेन विंडोज़ डायरेक्टरी को ही ख़त्म कर देता है। फिर ये कुछ वायरस मेकर हैं, JPS वायरस मेकर, सैम वायरस मेकर या वायरस जनरेटर, फिर कुछ और वायरस मेकर हैं, ये सब आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, फिर आता है कंप्यूटर वॉर्म। ये क्या करते हैं, ये खुद को रेप्लिकेट करने का काम करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल वायरस का क्या है भाई, वायरस जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में वॉर्म आ गया तो ये डायरेक्ट वर्क करने लगेगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको ना कोई परमिशन चाहिए ना इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा। ये भाई अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बैकडोर्स के लिए एंड ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स एंड डीडोस अटैक में इसका यूज़ किया जाता है। वॉर्म ऐसा हो सकता है कई बार आपके सिस्टम में भी वॉर्म हो एंड आपको पता ही ना चले। फिर भाई ये वायरस से अलग क्यों होता है ये समझते हैं। भाई वायरस पहली बात खुद तो एग्जीक्यूट नहीं होता है, फिर दूसरी बात वायरस ना तो खुद को रेप्लिकेट करता है ऑटोमेटिकली, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली वर्क भी करने लगता है एंड ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट भी होता रहता है। फिर कुछ वॉर्म मेकर हैं, घोस्ट आई वॉर्म, इंटरनेट वॉर्म मेकर,